नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना का और बात राजेश खन्ना की तीसरी फिल्म बहारों के सपने की। अगर आखिरी खत जो पहली फिल्म थी वो एक प्रयोग थी और उसके बाद आई राज, एक ठेठ हिंदी व्यावसायिक फिल्म, तो राजेश खन्ना की तीसरी फिल्म बहारों के सपने उसके निर्माता के लिए एक अनोखी फिल्म थी। एक ऐसी अनोखी फिल्म कि वो आज भी उनकी जानी पहचानी शैली का अपवाद है। हिंदी सिनेमा में मनमोहन देसाई के अलावा कोई था जो एक ऐसा फॉर्मूला बनाने के नजदीक था जो कभी असफल नहीं होता, नाकामयाब नहीं होता, तो बेशक वो नासिर हुसैन साहब थे। हिंदी सिनेमा के सर्वाधिक जाने माने निर्माताओं में से एक हुसैन का फिल्म बनाते समय खास लक्ष्य होता था दर्शकों का मनोरंजन। बॉम्बे टॉकीज से अलग हो जाने वाले स्टूडियोज फिल्मिस्तान में पटकथा लेखक के रूप में कामयाबी पाने के बाद लेखक के रूप में हुसैन की शुरुआती सफलताओं में मुनीम जी और पेइंग गेस्ट शामिल हैं। फिल्मिस्तान में काम करते हुए हुसैन को मध्यम बजट वाली फिल्मों का गणित समझ आ गया था, जो दिल बहलाव करने के लिए तैयार की जाती थी और उनमें काम करने वाले सितारों के दम पर बिकती थी। उन्होंने अपने निर्माण में बनने वाली फिल्मों पर भी यही फॉर्मूला लागू किया, चाहे वो जब प्यार किसी से होता है 1961 की हो या फिर वही दिल लाया हूं 1963, तीसरी मंजिल 1966, यादों की बारात 1973 या हम किसी से कम नहीं 1977। लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू था जो उनसे जुड़ी फिल्मों से बेहद अलग था। कॉलेज में ही सबसे पहली कहानी जो हुसैन साहब ने लिखी वो उनकी बनाई फिल्मों में से एकदम फर्क थी। कहानी एक बीए पास युवक की थी जिसको उनके हालात अपने पिता की तरह एक मिल का मजदूर का काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं और इस कहानी के लिए उन्हें एक पुरस्कार भी मिला था। लेकिन जिस शख्स ने एक दिन पहले, या यूं कहिए कि जिस शख्स ने एक दिन अपने ज्यादा मशहूर समकालीन बिमल रॉय को कहा था कि वो एक फॉर्मूले पर 12 फिल्में बनाएगा और हर एक सफल होगी, वही अपनी पहली कहानी को पर्दे पर नहीं ढाल पाया। राजेश खन्ना की खोज ने एक तरीके से नासिर हुसैन को अंततः एक ऐसी फिल्म बनाने का अवसर दे दिया जो उन हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्मों से भिन्न होती जिनकी उन्हें आदत हो चुकी थी। नासिर हुसैन ने बहारों के सपने में काम करना शुरू कर दिया। जितना वो उसमें डूबते गए उतना ही वो उन्हें तल्लीन करती चली गई। वो इस छोटी फिल्म को लेकर इतने जोश से भरे थे कि उन्होंने खास नासिर हुसैन की छाप वाली फिल्म तीसरी मंजिल, जो उन्हें एक बार देवानंद से जोड़ने वाली थी, उसकी कमान देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद को सौंप दी। बहारों के सपने शैली और विषय वस्तु दोनों में उनकी आम फिल्मों से हटकर होने वाली फिल्म थी। नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन और अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस आशा पारेख को साथ जोड़ लिया। कोई नहीं जानता था कि नासिर हुसैन को क्या हो गया था, खासकर वो जो व्यावसायिक रूप से उनके साथ जुड़े थे। अफवाह है कि आखिरी खत और राज को मिली ठंडी प्रतिक्रिया के बाद आशा पारेख, जो अपने आप में एक प्रतिष्ठित नाम थी उस दौर में, नासिर हुसैन के दोनों चुनावों राजेश खन्ना और बहारों के सपने उसको लेकर आश्वस्त नहीं थी। न तो वो फिल्म बहारों के सपने के आइडिया को लेकर आश्वस्त थी और ना ही न्यूकमर राजेश खन्ना को लेकर। लेकिन चुपचाप अपने सलाहकारों के संकेतों पर चलती रहीं। राजेश खन्ना और उनके अनुभवहीनता ने नासिर हुसैन को कहीं प्रेरित किया कि यह मौका था जो उस जोश को बचाने का जो उनके भीतर का लेखक आर्कलाइट्स को अर्पित कर चुका था। नासिर हुसैन ने अपनी हर फिल्म का पहला शो दर्शकों के साथ देखने की आदत थी। अंधेरे हॉल में उन्हें अपनी असली आलोचकों की असली प्रतिक्रिया देखने का मौका मिलता था, जिससे उन्हें अपनी आगे आने वाली फिल्मों के लिए मदद मिलती थी। लेकिन बहारों के सपने को लेकर वो निश्चिंत थे कि उन्हें एक हद से आगे दर्शकों की परवाह ही नहीं थी और इस कहानी को ठीक उसी तरह कहना जरूरी था जैसे उन्होंने वर्षों पहले एक नौजवान की हैसियत से उसकी कल्पना की थी। फिल्म राज के विपरीत राजेश खन्ना को ऐसी पटकथा मिली जिसमें वो परंपरागत हीरो नहीं थे
और इसलिए उनके पास करने को बहुत कुछ था। अगर आखिरी खत और चेतन आनंद ने उन्हें बांधे रखा था तो संयत अभिनय के लिए प्रेरित किया था, तो यहां पर राजेश खन्ना के पास बढ़ चढ़कर कुछ भी करने की गुंजाइश थी। लेकिन वो अपने अभिनय की को कुशलता से आंकते हुए निभाते चलते हैं और बिल्कुल जल्दी में नहीं लगते। राजेश खन्ना का रमैया का चित्रण छठे दशक में भारत के पढ़े लिखे नौजवानों की घोर निराशा को बड़ी निकटता से दिखाता है। ये एक शानदार पेशकश थी जिस पर नासिर हुसैन को नाज होता। बहारों के सपने की पटकथा के एक बड़े हिस्से की मांग थी कि राजेश खन्ना सीन्स में शारीरिक रूप से नजर आएं, परंतु मानसिक स्तर पर ऐसे सपनों में खोए दिखें जो शायद कभी सच ही ना हो। जहां तक मुख्य भूमिका का सवाल था, बहारों के सपने लगभग आखिरी खत का ही दूसरा रूप थी। और एक बार फिर राजेश खन्ना को परखा गया किसी भी अभिनेता द्वारा सोचे गए खराब से खराब ढंग से। अपने आसपास होने वाली घटनाओं को चुपचाप देखते रहना। राजेश खन्ना के रमैया को दिलीप कुमार का राज कपूर का से मिलन कहकर सबसे बेहतरीन ढंग से बयां किया जा सकता है। यानी कि दिलीप कुमार का राज कपूर से मिलन हो तो जो अभिनय निकले वो अभिनय राजेश खन्ना का था, और सही मात्रा में आदर्शवाद और युवा जोश का मिश्रण भी। ये बात दिलचस्प है कि ध्यान से देखने वालों के लिए राजेश खन्ना के अभिनय में एंग्री यंग मैन के लक्षण हैं जो उस व्यक्ति के करियर को बनाने वाले थे जो अंततः उन्हें पछाड़ने वाला था, अमिताभ बच्चन। रोमांस की कुछ छींटों और आशा पारेख जैसी सह अभिनेत्री, बहुत बढ़िया संगीत और नासिर हुसैन के नाम के साथ जुड़े होने के साथ साथ काफी भावुक सीन होने के कारण राजेश खन्ना को उम्मीद थी कि बहारों के सपने उनकी आगमन की घोषणा करेगी। लेकिन नासिर हुसैन का नाम ही फिल्म और उसकी सफलता के बीच आ गया। नासिर हुसैन बहारों के सपने की ओर दर्शकों की प्रतिक्रिया पर यकीन नहीं कर पाए। लोग बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में गए इस आशा में कि नासिर हुसैन उनका मनोरंजन करेंगे, और हालांकि वो नासिर हुसैन के नए लड़के के साथ एक नए रंग के प्रयोग को देखने के इच्छुक थे, तो वो भी उस गंभीर नाटक को देखने के लिए तैयार नहीं थे जो पर्दे पर खेला गया। नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान कयामत से कयामत तक 1988 और जो जीता वही सिकंदर 1992 जैसी फिल्मों के निर्देशक बहारों के सपने के पहले शो के बाद उनके पिता की गहरी उदासी को भूल नहीं पाए। और एक इंटरव्यू में बताते हैं, बात के दिनों में काफी पहले लोग उनको गालियां निकालते हुए सिनेमाघर से बाहर निकले और तब उन्होंने फिल्म के अंत को बदलने का फैसला किया। एक पक्के मनोरंजन करने वाले नासिर हुसैन को उसी अंत में यकीन था जो उन्होंने बहारों के सपने के लिए फिल्माया था। फिर भी उन्होंने फिल्म के लगने के 2 दिन बाद ही दोबारा एक खुशी भरा अंत फिल्माया, लेकिन तब तक फिल्म की तकदीर लिखी जा चुकी थी। व्यावसायिक रूप से ये एक बिल्कुल नाकाम फिल्म बहारों के सपने ने मंसूर खान के मुताबिक उनके पिता की भारतीय दर्शकों के विषय में सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने फिर कभी नहीं माना कि दुख भरे अंत चल सकते हैं, और कयामत से कयामत तक के क्लाइमेक्स के बारे में मंसूर खान का भी निर्णय बदलने की कोशिश की। और फिर 4 दशक बाद बहारों के सपने को सबसे ज्यादा आर.डी. बर्मन की पहली बार राजेश खन्ना के फिल्म की संगीत देने के लिए याद किया जाता है। और लता मंगेशकर की आजा पिया तोहे प्यार दूं के खूबसूरत पेशकश और मन्ना डे लता मंगेशकर की एक जो लयात्मक जुगलबंदी है, चुनरी संभाल गोरी, इस गाने के लिए इस फिल्म को याद किया जाता है। और एक तरह से 3 ऐसी फिल्मों के साथ जिन्होंने टिकट खिड़की पर कोई असर नहीं छोड़ा, उस इंसान का भविष्य बहुत सुनहरा नहीं लग रहा था जिसने हिंदी सिनेमा में ताजगी भर देने की उम्मीद लेकर आया था। वैसे तो नए आने वालों से यह भी अपेक्षित था कि वो काम में कुशल होने से पहले कुछ बार असफल रहें, लेकिन राजेश खन्ना कोई नए नहीं थे। उस साल की अन्य फिल्मों को देखते हुए ये 3 ठोकरें कुछ ज्यादा ही थीं। अगर राम और श्याम में दिलीप कुमार के दोहरे जादू और देवानंद की चुस्त ज्वेल थीफ के साथ पुराने अनुभवी पीछे हटने के मूड में नहीं थे, तो सितारों की अगली पीढ़ी जिनमें सुनील दत्त, मनोज कुमार और राजकुमार शामिल थे, मिलन, उपकार, पत्थर के सनम और हमराज जैसी फिल्मों के साथ बढ़िया काम कर रहे थे।
बेहद सफल फर्ज के साथ पुराने दोस्त जितेंद्र के लिए भी ये साल अच्छा रहा, लेकिन ये साल राजेश खन्ना के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। और एक तरीके से राजेश खन्ना की ये तीनों फिल्में फ्लॉप रहीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।